हेलो चौसर का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। तो एक्सरसाइज 9.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने इसमें का है 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। आगे आपसे कहा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इस क्वेश्चन जो डायग्राम बनना है उसको हम समझेंगे, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन में जैसे कहा है कि 5 सेंटीमीटर का एक वृत्त है, तो आपने ये जो पीला वाला पीले रंग में आप देख रहे हैं एक वृत्त, ये इसकी जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपकी दूरी है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। फिर एक आपको बोला है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, तो जो आप ये सफेद वाला वृत्त देख रहे हैं इसकी जो त्रिज्या है कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। बोला है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दो बिंदु कौन से, आपका ये बिंदु ए हो गया और एक बिंदु बी हो गया, जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी। केंद्र आपका कौन सा हो गया, पहले वाले जो आपका एक वृत्त है उसकी जो केंद्र है वो क्यू, दूसरा वाला जो वृत्त है छोटा वाला 3 सेंटीमीटर वाला, उसका जो केंद्र बिंदु है वो है पी। इनके बीच की दूरी यानी यहां से लेकर के यहां तक आपका कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर आपसे कहा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में क्या हो, समान हो, कॉमन हो, उसकी लंबाई। तो ये आपकी जो ग्रीन कलर में आप ये बीच वाली लाइन देख रहे हैं ये क्या है, आपकी जीवा है। ठीक है, हमें इस जीवा की लंबाई बतानी है, यानी अगर हम बीच में आपका इसको हम एम मान लेते हैं तो आपको ए बी की लंबाई बतानी है। तो हम इसमें देखो पहले क्या करने वाले हैं, पहले हम निकालेंगे, देखो एक समीकरण लेंगे हम इस वाले त्रिभुज का। ठीक है, हम लेके चलेंगे एक जो ये आपका त्रिभुज है ए एम पी, ठीक है, या पी एम ए, एक ये वाला त्रिभुज लेंगे, फिर हम एक ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, मतलब आपके पास समीकरण एक यहाँ से मिल जाएगा और समीकरण एक आपका यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लास्ट में क्या करेंगे, समीकरण एक और दो से जब लेकर के सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो चाहिए वो हमको मिल जाएगा, यानी हमें इस ए बी की टोटल लंबाई पता चल जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ से हम पहले क्या कर लेते हैं, जो जो हमने देखो ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक है कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो ए से क्यू तक की लंबाई है वो टोटल कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और पी से जो क्यू तक की लंबाई है ये टोटल है आपकी कितनी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर लेते हैं, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो ये आपकी पी क्यू वाली लाइन है, पी क्यू वाली लाइन को मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। पी क्यू जो पूरा है यानी यहाँ से यहाँ तक लेकर के कितना है, 4 है, और बीच में आपने इसको मान लेना है एम। तो एक टुकड़ा मान लिया, इसका क्या है, एम। क्लियर है। पी से क्यू तक टोटल 4 हिस्सा है। अगर मैं पहले वाले को अगर मैं एक्स मान लूँ तो दूसरे वाले को हम क्या लिखेंगे, 4 - एक्स लिख सकते हैं। हाँ या ना बताना। ठीक है, मान लो एक्स का मान आ गया 2। इस एक्स का मान हमने मान लिया कि हमारा जो एक्स का मान निकल करके आ गया कितना आ गया, 2। अगर मैं 4 में से 2 घटाऊंगा तो आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा ना। तो आप कह सकते हैं कि एम से क्यू तक कितना है, 2, और पी से एम तक कितना है, 2। तो इसके लिए हम क्या मानेंगे, एक हिस्से को हम मान लेते हैं एक्स। तो इस 4 को हटा करके मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, सीधा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो एम से क्यू तक की दूरी है यानी यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लिख लेते हैं 4 - एक्स। और पी से जो आपकी एम तक की दूरी है उसको हम लिख लेते हैं क्या, खाली एक्स। तो ये जो रचना का काम था वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे जैसे चित्र में कहा है वो हमने चित्र बना दिया है। अब बाकी आप, आई होप कि ये पूरा आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। क्लियर है, तो देख लेते हैं अब इसका सॉल्यूशन पूरे क्वेश्चन का। अब इसमें देखो लिखना क्या क्या है। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको यहाँ पर पूरा अच्छे से बता देता हूँ। तो सबसे पहला काम कि इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ क्या है आखिर, तो हमने पहले वो लिख लेना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है बताओ। हमको कहा है कि एक वृत्त है जिसका जो केंद्र बिंदु है वो पी है और जो उसकी त्रिज्या है वो कितनी, टी। तो उसको लिखने का तरीका क्या है, तो आपने सी लिखा, सी यानी सर्कल। और पहले आप लिखते हैं केंद्र बिंदु क्या है, केंद्र बिंदु आपका पी है, और त्रिज्या उसके बाद आ जाती है, तो त्रिज्या आपकी 3 है। एक आपको सर्कल दिया है सी, P, 3, और एक और सर्कल जो दे रखा है। ठीक है, दूसरा जो सर्कल है उसका जो केंद्र बिंदु है वो है क्यू, और जो त्रिज्या है वो है कितनी, 5। ठीक है, दो वृत्त परस्पर, आगे जो पूरा लिखा है हमें क्वेश्चन में वही हम यहाँ पे लिखेंगे, दो वृत्त परस्पर, दो वृत्त परस्पर, दो बिंदुओं, दो बिंदुओं ए और बी, दो बिंदुओं ए और
बी पर प्रतिच्छेद करते हैं, बी पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, बी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे आगे रचना। रचना में हमने क्या किया है, रचना में सिर्फ हमने पी ए और क्यू ए को मिलाया है, तो यहाँ पे आप दूसरा नंबर डाल देंगे रचना। रचना में देखो पी ए, हमने पी और ए को मिलाया है, क्योंकि हमें ये तो नहीं कहा था कि मिलाना है कहीं पे, तो हमने पी ए और क्यू ए को मिलाया है, तो पी ए व क्यू ए को मिलाया। इसके अलावा और कुछ किया हमने, जो भी हमने किया वो बस हमने यहाँ पर लिख देना है, पी एम जीवा ए बी का खींचा। ठीक है, तो ए बी क्या है, आपकी जीवा है, ए बी जीवा खींची, और यहाँ पे हम लिख देंगे ए बी जीवा खींची। ठीक है, बस इतना काफी है दिया हुआ हमें। उसके बाद उपपत्ति में लिख देते हैं। ठीक है, उपपत्ति में देखो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगला हेडिंग डाल देते हैं, या फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं है। बस आपने क्या देखना है कि ये जो आपका ए बी वाला है, ए बी आपकी क्या है, जीवा है ना, वो आपका क्या कर रही है, लंब समद्विभाजक कर रही है। समद्विभाजक यानी जितना आपका ये है पी से एम, उतने आपका क्या होगा, एम क्यू होगा, यानी बीच में बांटने का काम कर रही है। तो उसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल रचना लिख दिया हमने, दिया है वो लिख दिया। तो अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर लिख देते हैं कि पी एम लंब है ए बी पर, और उपपत्ति में लिख दो आप उपपत्ति। ठीक है, उपपत्ति में आपका क्या आ जाएगा, जो आपका पीएम है, ठीक है, पीएम है लंब है किस पर, ए बी पर, पीएम लंब है ए बी पर। पीएम ए बी पर लंब कैसे है, देखो आपने यहाँ पी से एम पर गए और ये क्या है, ए बी पर टिका हुआ। अगर हम इसको बनाए तो देखो आपकी ये एक लाइन हो गई पीएम, और लंब है किस पर, ए बी पर। अगर मैं इस चित्र को घुमा दूं, लंब का मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। क्लियर है, अगर आप चित्र को घुमाएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी आकृति देखने को मिलेगी। क्लियर है, तो आगे देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। और ऐसा नहीं है कि देखो आपको बिल्कुल भी इसके डाउट नहीं रहने वाला, अगर आप पूरे सॉल्यूशन को अच्छे से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। पीएम लंबा आपने दिखा दिया ए बी पर, तो यहां से आप लिख सकते हैं कि एंगल पी एम ए, एंगल पी एम ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, और आप चाहें तो एक लाइन और यहाँ पे लिख सकते हैं कि केंद्र से होकर जाने वाली, केंद्र से यानी आपका यहाँ से देखो पी से, ठीक है, पी से होकर के जा रही है एक रेखा, केंद्र से होकर जाने वाली, और जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा, जीवा आपकी कौन सी है, ए बी। ठीक है, ए बी को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो यानी इसलिए आप ये लाइन भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम मान लेते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज समझाई थी, क्या समझाई थी वो मैं आपको बता देता हूँ। माना ए, सॉरी ए बी नहीं, यहाँ पर हमने किसको माना था, पी, माना पी एम बराबर एक्स। क्या मान लिया हमने, इस पी एम को मान लिया है एक्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिख के दिखा दिया है। और आपका क्या हो जाएगा, क्यू एम, क्यू एम कितना हो जाएगा बताओ, 4 - एक्स, क्यू एम हो जाएगा आपका 4 - एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, दो त्रिभुज हैं आपके पास, एक त्रिभुज आपका हो जाएगा ए पी एम, चित्र में आप देखते रहेंगे त्रिभुज ए पी एम, यानी एक हमारा ये वाला त्रिभुज हो गया, और दूसरा जो त्रिभुज है वो हमारा हो जाएगा ए पी एम, ए सॉरी ए पी एम आपका पहला त्रिभुज हो गया, और ऐसे ही आपका दूसरा त्रिभुज हो जाएगा कौन सा, ए एम क्यू। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों को हम लेकर के क्या करेंगे, सॉल्यूशन आगे का देखेंगे। क्लियर है, तो यहाँ से हम देखो अब अगला काम क्या करना है, हमने यहाँ पे त्रिभुज लेना है। तो पहला त्रिभुज ले लेते हैं हम, कौन सा, ए एम पी, त्रिभुज ए एम पी में। ठीक है, और इसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय आप सभी ने आई होप कि पीछे देख ली थी, हमने 7 चैप्टर में भी इसका यूज किया था। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, चलो यहीं पर हम इसका यूज कर लेते हैं ताकि आप अच्छे समझ जाएं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। अब इसमें हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए ए एम का मान चाहिए,
तो अब देख लेते हैं कर्ण आपका, देखो आपका 90 डिग्री कहाँ बन रहा है इस एम का, जब हम ये वाला त्रिभुज कौन सा ए पी एम ले रहे हैं तो 90 डिग्री एम पर बन रहा है। तो सामने वाली भुजा यानी ए पी आपका क्या बन जाएगा, कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए पी स्क्वायर, लंब आपका हो जाएगा क्या, ए एम स्क्वायर, प्लस आधार आपका क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर। ठीक है, बट मान हमको किसका चाहिए, ए एम का चाहिए। तो ए एम को हम बराबर के इधर रखते हैं, पी एम को बराबर के इस साइड लेकर के आ जाते हैं। क्लियर है, तो ये आपका बन जाएगा ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर माइनस पी एम प्लस में है, बराबर किधर लाएंगे, बन जाएगा माइनस में। तो पी एम स्क्वायर इक्वल टू बचा आपके पास क्या, ए एम स्क्वायर। ठीक है, ए पी स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर, इसको आप नाम दे दे समीकरण एक। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा मैं सही करके लिख लेता हूँ। इसको हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ से मैं बना लेता हूँ ए एम स्क्वायर, यानी आगे पीछे कर देते हैं, ए एम स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर माइनस पी एम स्क्वायर। क्लियर है, और यहाँ पे हम मान रख देते हैं, ए एम का मान हमको चाहिए, तो यहाँ पे हम ए एम स्क्वायर को तो वैसे ही रखते हैं, इसमें कोई मान है नहीं हमारे पास। ए पी का मान है क्या हमारे पास, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है, कितना है 3। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, देखो 3 का स्क्वायर माइनस पी एम का मान है क्या हमारे पास, बिल्कुल दे रखा है कितना, एक्स, और इस पूरे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9 माइनस एक्स के स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, बराबर में कितना, ए एम स्क्वायर। इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब ऐसे ही अब हम देखने वाले हैं इसका दूसरे सेकंड नंबर का हिस्सा। ठीक है, दूसरे वाले में हम त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा त्रिभुज बताओ, दूसरा त्रिभुज आपका बच्चा कौन सा, ए क्यू एम में, त्रिभुज ए क्यू एम में, त्रिभुज ए क्यू एम में। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ऑलरेडी मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, तो सेम अब यहाँ पे हम देखेंगे कर्ण। तो जब आपका पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण आपका क्या हो जाएगा, देखो ए क्यू हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये आपका लंब रहेगा और ये आधार रहेगा। देखो लिखने का तरीका क्या आप लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका ए क्यू स्क्वायर बराबर, ये तो हो गया कर्ण स्क्वायर, लंब हो जाएगा आपका ए एम स्क्वायर, प्लस आधार आपका कितना है, एम क्यू स्क्वायर या क्यू एम स्क्वायर। ठीक है, अब ए क्यू का मान आपको तो नहीं चाहिए, आपको किसका मान चाहिए, ए एम का मान चाहिए, तो ए एम को ले लो आप बराबर के इस साइड। ठीक है, या फिर इस क्यू एम स्क्वायर को लेके आ जाते हैं, तो ये आपका बन जाएगा ए क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एम स्क्वायर है, तो इसको हम लिख लेते हैं क्यू एम स्क्वायर, प्लस का था बराबर के इधर आके माइनस में, बराबर में क्या बचा आपके पास, ए एम स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा सही कर लें, ये आपका बन जाएगा ए एम स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, ए क्यू स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, क्यू एम स्क्वायर, क्यू एम स्क्वायर। अब यहाँ पर मान रख देते हैं, हमारे पास ए क्यू का मान देखो कितना है, ए क्यू का मान आपका इधर है कितना, 5। यहाँ पर हम रख देते हैं 5 का स्क्वायर, ए क्यू बराबर 5 का स्क्वायर, और दूसरा जो आपके पास मान है कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर आ गया माइनस क्यू एम, देखो क्यू एम 4 माइनस एक्स, ये हमने क्वेश्चन में ही स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। बस इसी को आप सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू में आपके पास क्या रहेगा, ए एम स्क्वायर। ठीक हो गया, तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और लास्ट में फिर समीकरण 1 और 2 को लेके हम इजिली इसका आंसर निकाल लेंगे। देखो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस, फिर देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आप इस माइनस 2ab को आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस बी यानी एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, फिर आएगा माइनस का 2 गुणा ए का मान 4 गुणा बी का मान कितना, एक्स। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 25 आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 16, फिर माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, और ये आ जाएगा 8x। अब 25 में से 16 जाएगा, बचेगा कितना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का, सॉरी प्लस का 8x, बराबर में कितना आ जाएगा, ए
एम स्क्वायर, ये आपका बन गया कौन सा समीकरण नंबर। यहाँ पर हमने सिर्फ काम क्या करना है, समीकरण 1 और 2 का मान रख देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण में कलर चेंज कर देता हूँ, समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पे आ जाएगा आपका समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और 2 में देखो आपके पास क्या है, इधर भी ए एम स्क्वायर है, इधर भी ए एम स्क्वायर है, तो हम इस ए एम स्क्वायर की जगह पे ये मान रख सकते हैं, और या फिर हम इस ए एम स्क्वायर की जगह पे ये वाला मान रख सकते हैं। ठीक है, दोनों बराबर में है, तो यहाँ पे हम सिंपल लिख लेते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर आपके पास है 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x। देखो यहाँ पे हमें चाहिए किसका मान, x का मान, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये आ जाएगा 9 और माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्लस 9 को इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 9। ठीक है, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर कितना लाओगे, बन जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। बराबर में कितना बचा आपके पास, 8x। माइनस 9 से प्लस 9 खत्म, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर खत्म, कितना बचा इधर आपके पास 0, बराबर में 8x। एक्स का मान निकालना है, तो 8 जो गुणा में है वो कहाँ चले जाएगा, 0 के बट्टे में, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एक्स का मान कितना, 8 का भाग 0 का, सॉरी 8 से जब हम 0 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 0। ये किसका मान मिल गया हमको, एक्स का मान। ठीक है, और एक्स आपने क्या माना था, ऊपर था आपके पास पी क्यू। देखो यही अब हम ले लेते हैं यहाँ पर, पी क्यू बराबर था आपके पास कितना 4, और पी क्यू को आपने किस में तोड़ा, पी क्यू को तोड़ा था आपने पी एम। पी क्यू को देखो हम देख लेते हैं, पी क्यू को तोड़ा आपने पी एम प्लस एम क्यू में, पी क्यू को तोड़ा हमने पी एम प्लस एम क्यू में। ठीक है, और पी एम हमने माना था किसको, पी एम माना था हमने एक्स, और एम क्यू माना था हमने किसको, 4 माइनस एक्स को। क्लियर है, बट इससे हमें कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि हमें चाहिए किसका मान, हमें चाहिए ए एम का मान। ठीक है, तो देखो अब हम ए एम का मान निकालेंगे, तो यहाँ से हम एक्स का मान निकालना जरूरी हो जाता है। एक्स का मान मेन हमें चाहिए था, एक्स का मान वो हमारा यहाँ पर निकल चुका है, बट ये आगे आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स का मान आया 0, तो 4 माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 4। क्लियर है, तो हमें चाहिए था एक्स का मान, एक्स का मान मिल गया। अब ये जो एक्स का मान है इसको हम कहाँ पे रखें, चाहे आप समीकरण 1 में रखो, चाहे आप समीकरण 2 में रखो, आपका आंसर आ जाएगा। जो आपको चाहिए किसका मान, ए बी का मान चाहिए ना, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ एक साइड में, इसको हम एक साइड में कर लेते हैं, और इधर हम इसका कर लेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, पहले आपने क्या किया, समीकरण 1 बनाया, फिर समीकरण 2 बनाया, फिर उसके बाद लिखेंगे एक्स का मान, एक्स का मान कहाँ रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 बताओ क्या थी, समीकरण 1 थी आपकी ए एम स्क्वायर बराबर, ए एम स्क्वायर बराबर थी 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ए एम का मान निकालना हमें, यहाँ पे हम रखेंगे ए एम स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक्स का मान 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा हमारा आंसर क्या 0। तो 0 यहाँ पे रख के कोई फायदा नहीं है, तो ये आ जाएगा 9। इधर आपके पास कितना है ए एम स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा इधर बराबर के दूसरी साइड रूट, और जब हम रूट को खोलेंगे तो यह बन जाएगा कितना 3। ठीक है, ए एम कितना आ गया आपके पास 3, और हमको पता है कि जो ए बी है, यहाँ पे हम लास्ट लाइन हम लिखेंगे कि ए बी बराबर क्या है 2 गुणा ए एम। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल ए बी का मान हमें चाहिए था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 गुणा 3। तो इस तरह से ए बी जो कि हमारी जीवा थी कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ चुकी। ठीक है, तो इस तरह से आप लिखेंगे जीवा की लंबाई बराबर, जीवा की लंबाई बराबर कितनी आ गई है बच्चों आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपको लास्ट में दिखानी थी, तो आपको जो चाहिए था वो यहाँ पर मिल चुका है। क्योंकि देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में ही स्टार्टिंग में एक चीज मैंने आपको बताई थी, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, कि पी एम है कितना 90 डिग्री, और पी एम लंबा है ए बी पर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आपको एक लाइन बताई थी कि केंद्र से होकर जाने वाली और जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है।
तो जब ये लंब है तो ये क्या कर रही है, इस जीवा को बराबर दो भागों में बांट दे रही है, तो जितना AM होगा उतना ही आपका क्या होगा, MP होगा। क्लियर है? तो इस तरह से बच्चों आपका कौन सा नंबर, फर्स्ट नंबर हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन भले ही थोड़ा लेंथी था, बट सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे समझ गए होंगे। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका सामने है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी सॉल्यूशन। इसमें कहा है हमको कि यदि एक जीवा, क्वेश्चन देखो, यदि एक जीवा दो समान जीवाएं, सॉरी, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर है। कई बच्चों को यहाँ पर क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है कि कंफ्यूजन में आखिर पूछा क्या है और हमको सिद्ध क्या करना है ना। तो जैसे क्वेश्चन में क्या देखो, एक वृत्त की दो समान जीवाएं, समान जीवाएं यानी देखो एक आपकी जीवा ये हो गई DC और एक आपकी जीवा हो गई कौन सी, AB। ये दोनों क्या है, इनकी लंबाइयां जो है वो बराबर है। और वृत्त के अंदर ही देखो यहाँ पर बिंदु P पर क्या कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। हमको दिखाना है क्या है कि जो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो इसमें जो दो हिस्से हो रहे हैं, ठीक है, जीवा के खंड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, संगत खंडों के बराबर है। यानी जो आपका ये DP है वो बराबर होना चाहिए किसके, PB के। और दूसरा जो हिस्सा है आपका इसमें क्या कहते हैं, AP बराबर CP। ठीक है, यानी जो आपका ये AP वाला हिस्सा है वो इस CP के बराबर। देखो यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो एक हिस्सा आपका ये बना छोटा वाला DP और इस वाली जीवा का, और एक आपका हिस्सा ये बना PB। ठीक है, इस वाली जीवा का एक हिस्सा ये और एक आपका हिस्सा ये ऊपर वाला है ना, और एक हिस्सा ये आपका इधर का, यानी ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर दिखाना है, ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर दिखाना है। क्लियर है? आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमको दिखाना है क्या है, सिद्ध क्या करना है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी रचना आप देख रहे हैं, चित्र तो हमको क्वेश्चन में नहीं मिलेगा, बट हमको चित्र अपनी तरफ से बनाना है। तो चित्र हम अपनी तरफ से कितना बना पाएंगे, सिर्फ एक वृत्त बनाएंगे, उसमें हम ये दो जीवाएं खींच देंगे, इतना ही कर पाएंगे। तो इसमें देखो बाकी का जो काम करना है वो हमें खुद से करना है। केंद्र O है, ये आपने मान लेना है, इसमें कुछ मानना नहीं है। तो आपका सिंपल सी बात है कि आपका कोई भी अगर वृत्त है तो उसका कोई ना कोई केंद्र बिंदु होगा, वो आपने O ले लिया है। ठीक है, फिर जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो हमने केंद्र से क्या कर लिया, एक लाइन खींची जो हमको क्या कर रही है, जहां पर प्रतिच्छेद कर रही है वहां पर हमने उसको, वहां तक उसको खींच के ले गए। फिर हमने एक लंब डाला केंद्र से किस पर, इस DC रेखा पर, और एक हमने लंब डाला किस पर, इस AB जीवा पर। ठीक है, ये आपकी जो जीवा है एक इस पर लंब डाला हमने N, और एक AB पर लंब डाला। और लंब डालने का फायदा क्या है, यहाँ पर देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम पहले एक ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। ठीक है, इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम दिखाएंगे। जब ये सर्वांगसम हो जाएंगे, हमको पता है कि इनके संगत भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ये जो आपका हिस्सा है MP वो बराबर हो जाएगा किसके, जो MP है आपका वो आपका बराबर हो जाएगा इस PN के। ठीक है, इसी का यूज हम करने वाले हैं बाकी के हिस्सों को बराबर दिखाने में। क्लियर है? आई होप कि इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हम आखिर करने क्या वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखते रहते हैं। चित्र आपको समझ में आ गया, जो जो दे रखा है हम वो लिख लेते हैं पहले। तो पहला काम जो आपको दे रखा है लिखेंगे दिया है, चित्र को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमको, कि एक वृत्त है, और वृत्त जिसको हम सी यानी सर्कल बोलते हैं, इसका जो केंद्र है वो आपका O है। ठीक है, और जो इसकी त्रिज्या है उसको हमने मान लिया R। ठीक है, एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु O और त्रिज्या R है, कि समान जीवाएं हैं। ये हमको क्वेश्चन में बोल रखा है कि समान जीवाएं, कि समान जीवाएं कौन कौन सी, AB और, समान जीवाएं AB और CD बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये हमने रचना का काम कर लिया, या जो हमको दे रखा बिंदु P पर क्या करती हैं, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमको सिद्ध क्या करना है वो भी हम यहाँ पर दिखा देते हैं, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीका होता है पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो आपका ये रचना वाले काम करते हैं, सिद्ध करने वाला, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, अभी वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, कि AP बराबर दिखाना हमको CP, AP बराबर दिखाना है किसके, CP।
और इसके अलावा बताओ क्या है, और हमको दिखाना है इसका जो दूसरा खंड है छोटा वाला, एमपी सॉरी डीपी बराबर पीबी, या फिर बीपी बराबर डीपी। ठीक है, ये चीज हमको सिद्ध करनी है। अब रचना का काम क्या किया, जो इसमें हमने कंस्ट्रक्शन वर्क किया, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लंब डाला, वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। लिखते हैं रचना। रचना में क्या आ जाएगा, ओपी को मिलाया, देखो ओ और पी को मैंने आपको मैंने बता दिया कि इसको हमने मिलाना है, तो लिखेंगे ओपी को मिलाया, ओपी को मिलाया। और इसके अलावा और हमने क्या किया है, पहला काम ओपी को मिलाया, तथा ओएम जो लंब हमने डाला, तथा ओएम लंब डाला किस पर, ओएम लंब डाला हमने ए बी पर। ठीक है, ओएम लंब है ए बी पर। और क्या लंब डाला हमने, ओ एन लंब डाला सी डी पर, ओ एन लंब डाला किस पर, सी डी पर। इतना काम हमने क्या किया है, अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन यानी रचना की है। अब यहां से हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, जिसको हम लिखना स्टार्ट करेंगे उपपत्ति करके। ठीक है, बाकी ऊपर का आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हमने दोनों त्रिभुजों को लेना है और इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे उपपत्ति। ठीक है, कौन कौन से दो त्रिभुज लेने हैं, पहला आपका होगा त्रिभुज ओ एम पी, त्रिभुज ओ एम पी, और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं हम, देखो चित्र से, ओ एम पी हो गया आपका, ओ एम पी, और दूसरा आपका हो जाएगा ओ एन पी। ठीक है, दूसरा त्रिभुज ओ एन पी में। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या आपका बराबर आएगा। तो एक आपको ये दिख रहा है कि लंब जो आपने डाला है कितने डिग्री का होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का होगा। देखने से पता है जब लंब डाला है तो लंब हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। एक ही हमको मिल जाएगा। और फिर दोनों में हमें क्या मिल जाएगा, एक ओपी ओपी ये जो भुजा है ये आपकी उभयनिष्ठ हो जाएगी। और क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। आपको ये अगर पता होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ओ एम बराबर क्या होगा, ओ एन होगा। ठीक है, देखो आपकी क्या है, जीवा पर लंब डला हुआ है। तो एक चीज अगर आपको नहीं पता तो आपने क्या करना है, आपने ये याद रखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि यदि आप जीवा पर कोई लंब डालते हैं तो उसकी जो केंद्र से दूरी होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ओ एम बराबर ओ एन मिल जाएगा। तो तीन चीजें हमको मिल गई हैं, जिससे हम क्या दिखाने वाले हैं, सर्वांग सम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से आप लिख लेंगे सिंपल। पहला हम एंगल बराबर दिखा देते हैं। ठीक है, तो एंगल आ जाएगा, एंगल ओ एम पी बराबर आ जाएगा एंगल ओ एन पी। ठीक है, और ये क्या है आपका, प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, एक कंप्लीट हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका देखो एपी बराबर एपी, एपी बराबर एपी, ये क्या है आपका, उभयनिष्ठ है। ठीक है, एपी, और ये आपका क्या लिख रहे हैं आप, उभयनिष्ठ। ठीक है, एपी बराबर एपी आपने डायग्राम से समझ लिया, सॉरी एपी बराबर नहीं, ओपी बराबर है ना, एपी तो आपका दूर हो गया, यहाँ पे एपी की जगह क्या आएगा, ओपी। दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। कंप्लीट। फिर उसके बाद तीसरा मैंने आपको क्या बताया कि लंब आपका बराबर होता है, तो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ एन, ओ एम बराबर ओ एन। रीजन आप क्या देंगे, रीजन आप दे देंगे कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं। वृत्त की समान जीवाएं, वृत्त की समान जीवाएं क्या होती हैं, केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, केंद्र से, केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। प्रमेय आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका जब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, तो इसको आपने लिख लेना है। ठीक है, एक आपने ये हो गया, और इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो आपको पहले नंबर पे अगर आप देखेंगे तो ओ एम पी जो आपका क्या है, देखो ओ एम पी, ओ एम पी, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल बन जाएगा। ठीक है, और एक इसमें हाइपो आपकी क्या है, हाइपोटेनियस है।
अगर हम देखें इसको, मैं चित्र से आपको समझा देता हूँ। RHS सर्वांग क्षमता नियम आपने पढ़ रखा है। एक देखो आपका 90 डिग्री हो गया। OP क्या है आपका, ये आपका क्या है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये सामने वाला कर्ण, ठीक है, ये आपका आधार और ये आपका लंब, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, 90 डिग्री बन गया। तो इसी का यूज हम करेंगे किसमें, सर्वांग समता दिखाने में। सर्वांग समता तो दिखा ही चुके हैं, बस हमको क्या करना है, लिखना है कि जो आपके जो त्रिभुज है दोनों, त्रिभुज OMP, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, आर RHS नियम से त्रिभुज OMP सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज ONP के, ठीक है। यानी त्रिभुज OMP सर्वांग सम आपने दिखा दिया किसके, त्रिभुज ONP के। जब आपके दो त्रिभुज आपस में क्या आ गए हैं, सर्वांग सम आ गए हैं, तो इजिली आप क्या बोल सकते हैं कि इनकी जो दो भुजाएं हैं वो आपस में क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी, ठीक है। मतलब इनकी जो संगत भुजाएं होती है वो आपस में क्या होती है, सारी सर्वांग सम होती है। जब आपने इन दोनों त्रिभुजों को आपस में क्या दिखा दिया, सर्वांग सम दिखा दिया, तो आप क्या यहाँ से ले सकते हैं कि जो ये वाली भुजा है MP या PM बराबर होगी PN के। तो ये लाइन हम यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक है। तो चलो आपने सर्वांग सम दिखा दिया, उसके आगे का हिस्सा आपने इधर कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा चित्र की सहायता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि PM, देखो PM बराबर किसके आ जाएगा, PN के, ठीक है। और रीजन आप क्या लिख देंगे, CPCT। CPCT का पूरा बताने का तो जरूरत नहीं है। क्या होता है CPCT का मतलब, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर क्या होती हैं, सॉरी, संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। किसका पूरा नाम है, ये CPCT का है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमको एक चीज बोल रखी है कि जो जीवाएं हैं वो बराबर हैं, ठीक है। यहाँ से देखो हमें क्वेश्चन में बोल रखा है जीवाएं बराबर है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं तथा AB जो है, आप चित्र में देखते रहेंगे, जो AB जीवा है वो बराबर है किसके, CD जीवा के। तो AB बराबर CD ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है। हमें जो संगत भाग बराबर दिखाने हैं, वो जो स्टार्टिंग में हमने लिखा था, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना था हमको, सिद्ध करना था AP बराबर CP और BP बराबर DP, ठीक है। तो अभी हमने सर्वांग सम सिद्ध करके हमने PM बराबर PN ले लिया है। तो अब आगे हमने जो क्वेश्चन हमको दे रखा है AB बराबर CD, उसका यूज करने वाले हम। अगर मैं AB का आधा कर दूं, कहने का मतलब है अगर हम AB का हाफ कर दें, दोनों तरफ यहाँ पे मैं हाफ ले लूं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, AB का आधा देखो, अगर चित्र से मैं आपको दिखाऊं, AB आप देखेंगे ध्यान से, AB का आधा आपको मिलेगा क्या, ये जो M आप निकाला डाला है, लंब डाला है, और यह हमेशा आपका क्या है, समद्विभाजक होता है, बराबर दो भागों में बांटेगा। तो AB का आधा आपको मिल जाएगा AM। ऐसे ही आपको CD का आधा क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा बताओ, CD का आधा CN मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, यहाँ से हम लिख लेते हैं AB का हाफ हो जाएगा आपका AM बराबर CD का आधा हो जाएगा आपका CN, ठीक है। यहाँ से हमको एक मिल गया समीकरण, इसको हम नाम दे देते हैं। और इससे पहले जो हमको मिल चुके हैं PM बराबर PN, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। AB बराबर जो CD दे रखा है, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। और अभी जो हमको मिला है, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। समीकरण हम क्या करेंगे, सिंपल 1 और 3 को जोड़ेंगे। देखो क्या मिलेगा समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर, लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, 3 को जोड़ने पर, ठीक है। जब हम समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, बराबर के जो एक साइड में उसको हम जोड़ेंगे, AM बराबर PN, AM बराबर PM, और बराबर के दूसरी साइड हमारे पास CN प्लस, हमारे पास क्या है, CN प्लस PN। समीकरण 1 और 3 को जोड़ा। अब देखो AM और PM को जोड़ने पर हमको क्या मिल रहा है, देखो चित्र से, AM प्लस इसको PM को, इन दोनों को जोड़ने पे हम क्या ले सकते हैं, AP लिख सकते हैं, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही दूसरी तरफ हमारे पास CN, यानी ये वाला हिस्सा, दूसरा हिस्सा है हमारे पास PN, यानी PN प्लस CN को जोड़ने पर हमें क्या मिल जा रहा है,
पी सी मिल जा रहा है या फिर सी पी मिल जा रहा है ना। तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए एम प्लस पी एम हमारा हो जा रहा है ए पी बराबर इसके हो जाएगा सी एन प्लस पी एन को हम लिख सकते हैं सी पी। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब अगला जो काम हमको चाहिए, आधा हिस्सा तो देखो हमको मिल गया है, एपी बराबर सीपी हमने दिखा दिया। देखो क्वेश्चन में हमको क्या दिखाना है, सिद्ध करना है एपी बराबर सीपी सिद्ध करना था, और बीपी बराबर डीपी आधा हो गया। अब बीपी बराबर डीपी दिखाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको समीकरण 4 और अब देखो 4 एपी में से अगर मैं किसको घटा दूं, एपी में से अगर मैं घटा दूं, सॉरी एबी में से, इस पूरे में से, देखो इसको कलर में चेंज कर लेता हूँ, चित्र आप ध्यान से देखेंगे, इस ए बी में से यानी इस पूरे में से किसको घटा दें, अगर मैं इस ए पी को घटा दूं यानी इस पूरे वाले हिस्से में से इतना घटा दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, पी बी बचेगा। ऐसे ही इस पूरे में से अगर हम घटा दें किसको, सी पी को, ठीक है, यानी इतना हिस्सा घटा दूं, इस पूरे में से इतना घटा दूं, क्या बचेगा मेरे पास, बीपी बचेगा। वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सिंपल हम यूज करेंगे किसका, समीकरण आपका आ जाएगा यहाँ पर, देखो कलर चेंज कर देता हूँ मैं, उसके बाद देखो लिखते हैं, सिंपल लिखेंगे हम समीकरण 2 में से 4 को घटाने पर, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 4 को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, तो जब देखो समीकरण 2 में से 4 घटाएंगे, समीकरण 2 आपका क्या है, ए बी। ठीक है, और बराबर में क्या है आपके पास, ए बी, और बराबर में आपके पास क्या है, सी डी। ये तो हो गया समीकरण 2। अब घटाना है तो इधर आपके पास क्या है, 4 में ए पी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे घटाना है तो माइनस ए पी, इधर आपको घटाना है क्या, सी पी। चित्र में अगर आप देखेंगे ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस, अभी यहाँ से मैं चित्र को थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो इस चित्र को अगर आप देखेंगे, हमने क्या लिखा है, ए बी माइनस ए पी, इस पूरे में से ए बी में से ए पी इतना माइनस कर दूंगा, क्या बचा मेरे पास, पी बी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास पी बी। ऐसे ही सी डी माइनस सी पी, सी डी आपका पूरा रहे हो गया, सी डी में से अगर मैं इतना सी पी हिस्सा माइनस कर दूंगा, क्या बचेगा, डी पी, तो ऐसे आ जाएगा बराबर में डी पी। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपका कौन सा नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी कोई दिक्कत, कोई डाउट, वो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। अदरवाइज आपका ये पूरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमने बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लिया है। तो इसी के साथ सेकंड कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। वीडियो भी लगभग हमारी 40 मिनट की कंप्लीट हो चुकी है। तो जो ये तीसरा क्वेश्चन है, 3 और 4 5 और आपका ये 6 नंबर, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में आपके स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन, इन्हीं 2 क्वेश्चन को आपने अच्छे से तैयार करना है, प्रैक्टिस करनी है इन्हीं 2 क्वेश्चन की। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।